हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो पहले तो जैसे कि अपना चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इस चीज़ में आप देखेंगे ना, तो इसकी जो टॉपिक है ना वही आपको बता दे रही है कि इसमें दो पार्ट में इसको पढ़ना है। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ और इस चीज़ को मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, चलिए। सो आवर टॉपिक इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, राइट। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखेंगे इसमें दो चीज़ है, एक तो भाई बॉडी फ्लूइड होगी, एक क्या होगी बॉडी फ्लूइड, और दूसरा सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में अभी समझना है, फिर देखते हैं चैप्टर जैसे जैसे एनसीईआरटी बताती है और उसी हिसाब से अपना नोट्स भी बनाएंगे और सब कुछ सिस्टमेटिक वे में कॉलम बना के चार्ट बना के पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ नोट्स भी लिखते चलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है बॉडी फ्लूइड। भाई बॉडी के अंदर कौन कौन सी फ्लूइड होती है, जिस बच्चे को समझ आ रहा है वो बताएंगे बॉडी फ्लूइड कितने तरह के अपने अंदर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड के नाम पे क्या है ना कि अपने अंदर तो ब्लड ही दिखता है, जनरली सभी की यही आंसर होती है। तो ठीक है, ब्लड ही है हमारे अंदर मेन बॉडी फ्लूइड, जिसको हम यहाँ पढ़ना है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ना है। और फिर पहले तो फ्लूइड के बारे में जानेंगे कि फ्लूइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, और अगर ब्लड है तो फिर ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसकी सर्कुलेशन क्या कैसे होती है। तो पहले अभी हम चलते हैं फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड में हमारे अंदर क्या क्या आता है सो देखते हैं। ठीक है, फिर सर्कुलेशन एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में देखा जाएगा। अभी पूरा फोकस हमारा क्या कहाँ होने वाला है, बॉडी फ्लूइड पे होना है, तो बॉडी फ्लूइड पे होने वाला है। सो बॉडी फ्लूइड, ओके। सो फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड को दो तरीके के फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। पहला जिसको बोलते हैं आप ब्लड, दूसरा क्या होता है लिम्फ होता है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, और ये चूंकि 11th की चीज़ें हैं तो आप 7th में और 9th में भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ब्लड तो सबको पता है ब्लड क्या होता है। वैसे देखा जाए टेक्निकली तो इसको आप ये कह सकते हैं ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक टिश्यू है। ठीक है, हमारी बॉडी आप सबको पता है सेल से मिलकर बनी है, और सेल्स जो है सो एग्रीगेट होकर के एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन टिश्यू बोलते हैं। सो अगर ब्लड भी है हमारे अंदर, आपको पता है कि स्किन है टिश्यू है, ऑर्गन कोई भी चीज़ से बना है तो टिश्यू है। लेकिन ये चीज़ विजुअलाइज कर पाना ना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है कि भाई ब्लड भी टिश्यू है क्या, ये तो ऐसे फ्लो कर रहा है। हाँ भाई, ब्लड भी हमारे अंदर एक सेल से बन के बहुत सारे सेल से मिल करके क्या कहते हैं टिश्यू बना हुआ है। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव किस लिए, क्योंकि जब आप कनेक्टिव और बहुत तरह के टिश्यूज होते हैं वो आप टिश्यू चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ कनेक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में हर जगह जो फ्लो करा रही है चीज़ें, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह ब्लड की सर्कुलेशन होती है। तो एक जगह मान लो हार्ट पंप कर रहा है और पूरे बॉडी के अंदर उसको पहुंचा रहा है, तो ये कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास इसलिए कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर और देखते हैं क्या क्या है। रेड कलर होती है ब्लड की। ठीक है, रेड कलर होती है, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ठीक है, और दूसरी चीज़ भाई ब्लड है, तो ब्लड हमारे अंदर कितनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी है। तो वॉल्यूम इसका देखा जाए जो एनसीईआरटी अपनी बताती है वो कितनी है 5 to 6 लीटर्स में होती है। ठीक है, अभी अपन पूरा फोकस कहाँ करने वाले हैं, ब्लड पे करने वाले हैं। बाकी लिम्फ इज अ different topic. Okay, so when we will reach after completion of blood,
when we will reach on lymph, then we will also discuss thoroughly, and whatever the written in the ncrt, we will discuss all the things about lymph. Okay, lymph is nothing but just a component of the blood which is trapped between the interstitial tissues, right? अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये जाननी है आपको lymph क्या है, तो मैं लिख सकता हूँ it is a interstitial colorless fluid found between the intercellular space, राइट? कहाँ पाई जाती है? इंटरसेलुलर स्पेस। फिर इसकी भी कंपोनेंट्स होती हैं, कहाँ से ये आया, ठीक है, कैसे कैसे ये फ्लो करता है, इसकी क्या क्या रोल है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन लिम्फ के बारे में बस इतना जान रहे हैं, ठीक है। तो हमने जाना क्या? ब्लड, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं, अगर बॉडी फ्लूइड की बात कर रहे हो ना, मतलब ओवरऑल इस चैप्टर की बात कर रहे हो ना, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो इस 3 कंपोनेंट्स है, यहाँ पे 2 और कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस चीज़ को ओवरव्यू करने के लिए कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। पूरी चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक तो फ्लूइड हो गया। अब सवाल आता है कि फ्लूइड है भैया, अपने पास ब्लड बह रहा है, तो ब्लड की जो बहने की रास्ते हैं, ठीक है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो किस रास्ते से फ्लो कर रहा है, उसकी जो पाइपलाइंस कैसी हैं, ठीक है। तो उसी को जो है आपने सबने सुना होगा, नस क्या होती है, नस में अपन इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। जब भी इंजेक्शन लेने होते हैं तो नस में इंजेक्शन लेते हैं, और अगर नस पंचर कर दिया जाए, बहुत हैविली पंचर कर दिया जाए, तो फिर हमारी ओवरफ्लो ऑफ ब्लड की वजह से जान भी जा सकती है। तो आपने इस बीच में इतनी बातें में ये गौर किया कि ये नस क्या है। तो अपना जो नस है वो वही पाथवे प्रोवाइड करता है। जैसे कि वाटर को फ्लो करना है, तो आप वाटर को कहीं ना कहीं से फ्लो कराओगे, उसको रास्ता तो दोगे, ठीक है। इरिगेशंस में अपन पाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। और चूंकि यहाँ हम फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ दोनों की बात कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स। इसको ना ओवरऑल बस अभी डिवीजन कर रहे हैं कि हमें पढ़ना किन किन चीज़ों को है, ठीक है। तो एक तो फ्लूइड हो गया, दूसरी ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स, और तीसरी चीज़ें क्या पढ़नी है? तीसरी चीज़ें अपन को क्या पढ़नी है? पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। सर्कुलेशन का ये पार्ट है, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन में क्या है? सभी को पता है, हार्ट। तो ओवरऑल हम इस पूरे चैप्टर में जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन कहते हैं वो 3 हैं। फ्लूइड है, ब्लड वेसल्स प्लस लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन पंपिंग ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो सारी सर्कुलेशन उसी के अराउंड आ जाती है, ठीक है। तो अभी ना एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, मैं इसको थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, और अपन थोड़ा सा ये भी साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ करते चलेंगे। तो एक सेकंड आप रुक जाएं। सॉरी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। इसी पॉइंट पे अपन दोनों चीज़ें साथ में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। एक एक लाइन भी पढ़ते चलेंगे साथ के साथ। अभी इतना हमने पढ़ा, और इसमें देखिए क्या लिखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस. Also, the waste or harmful substance produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissues.
ठीक है। तो हमारे अंदर आपने देखा कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से, अगर ब्लड पढ़ रहे हैं तो ब्लड सेल्स होंगी। ठीक है, मैंने बताया कि ब्लड एक टिश्यूज है। ठीक है, ब्लड जो है सो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑब्वियसली टिश्यू का कहाँ से बनता है, सेल से बनता है। तो अभी हमारा अभी जो ब्लड के सेल्स हैं जिससे वो टिश्यू बना है, ठीक है, तो ब्लड के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। ठीक है, कोई भी सेल्स कैसे जिंदा होता है, अभी अपन सेल्स में हर चीज़ डिस्कशन करेंगे कि सेल्स को क्या क्या चाहिए, सेल्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और सेल की फिर एक्सक्रीशन भी होती है, सेल्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, तो हर चीज़ देखने वाले हैं। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ब्लड सेल्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा, राइट, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगा। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन एक कंप्लीट टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर है इनफैक्ट, तो उसको भी अलग से डिस्कशन करना है कि सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। ठीक है, तो एक सेल्स की लेवल पे बात हो रही है, राइट, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी बस आप ये देख लो कि अगर लिविंग सेल्स है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा। लिविंग क्यों है, क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा कैसे है, तो हर एक सेल्स, अगर अपन बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, व्हाट डज इट मीन एट द माइक्रो लेवल, है ना, हम खा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी सांस ले रही है, बट एक्चुअली चाहिए किसको। हाँ, हमारा सेल, हमारा जो बॉडी है कंप्लीटली कहाँ से बना हुआ है, जो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडीज, लिविंग बॉडीज, सेल। तो सेल को क्या चाहिए होगा, सेल को भी वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन चाहिए होगा, और जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं वो चाहिए होता है। तो यहाँ क्या क्या लिखा है देख लेंगे एक बार, न्यूट्रिएंट्स, सॉरी एक सेकंड, हाइलाइटर ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, ठीक है, उसको जिंदा रहने के लिए। ऑल्सो अगर वो खाएगा तो फिर उसकी एक्सक्रीशंस भी होंगी, वो पिएगा, खाएगा, जो भी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है, उसके बाद वो एक्सक्रीशन भी कुछ बनता है। तो वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होनी चाहिए जो कंटिन्यूसली हमारे बॉडी से वेस्ट को हटाता भी रहे। तो उसके लिए रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि एक तो आप प्रोवाइड उसको क्या कर रहे हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, और एनी अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, you are providing all, okay, and then you must have to take care about the removal of that waste product, whatever the body is doing, okay। तो इसकी भी हमें, अगर हमारे बॉडी को सही सलामत देखना है तो इस चीज़ की भी ख्याल रखनी होगी। ठीक है, it is therefore essential to have an efficient mechanism for the movement of these substances to the cells and from the cells, right। अभी हमने देखा कि efficient mechanism चाहिए होगा। कैसे मैकेनिज्म चाहिए होगा, जो एफिशिएंट हो, जो काम करने लायक हो हर चीज़। तो एफिशिएंट मैकेनिज्म चाहिए होगा किसके लिए, सेल्स को, सेल्स के अंदर क्या आ रहा है और सेल से बाहर क्या जा रहा है, टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स, क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल, राइट। इसकी थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। अब इसमें भी बात आती है कि जैसे कि अभी हम क्या कह रहे हैं, हालांकि ये पूरी जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो किस में आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है। तो ब्रॉड मतलब जो मेन बात अपन की होगी वो ह्यूमन से रिलेटेड होगी, बट अभी इंट्रोडक्शन है जो कि इस चैप्टर का। तो ये कह रहा है कि आप ये सोचो ना, हमारे अंदर हम तो ह्यूमंस हैं, राइट, हम एक अलग फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा फैमिली के अंदर जो क्लासेस हैं उसके अंदर होमोसेपियंस है, ठीक है, तो अपन वहाँ आ जाते हैं। बट व्हाट अबाउट एनी अदर एनिमल्स, ठीक है, दूसरे एनिमल्स का भी ख्याल है ना। तो हर एक एनिमल्स की एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होती है। कैसी होती है, एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होती है, और वो डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट को अडेप्ट की हुई है। कैसी की हुई, ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। मतलब ह्यूमंस के अंदर, होमोसेपियंस के अंदर ऐसे, होमोसेपियंस तो अभी कहना थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ही आगे चला गया।
आप इस ह्यूमन को, ठीक है, मैमल्स की तरह देखें, ठीक है, मैमल्स की तरह देखें, पूरी ह्यूमंस को, ह्यूमंस की तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म, तो ह्यूमंस जिस क्लास में आता है वो कौन सी क्लास है, मैमल्स है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें पॉरीफेरा आते हैं, ठीक है, जैसे नॉन कॉर्डेट्स की बात करूँ तो सेलेंट्रेटा आते हैं, प्लैटिहेल्मिन्थस आते हैं, टिनोफोरा आता है, ये सब सारी चीज़ें। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसकी एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होगी और उसके एक अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो स्पॉन्जेस कैसे रिस्पॉन्स करता है इन सब चीज़ों के साथ, सेलेंट्रेट कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो हालांकि एक चीज़ है जो इसमें ये सब चीज़ें जो है ना बाद में भी पढ़ाई जाती है, कहाँ एक साथ पढ़ाई जाती है एनिमल किंगडम के अंदर, कि जब आप देखते हो ना पोरीफेरा पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर सेलेंट्रेटा पढ़ोगे तो उसकी हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तो उसके साथ भी पढ़ाया जा सकता है। बट अभी बस इतना जान लो, एक डेटा जो यहाँ दे रखा है मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दे रहा हूँ, इसमें तो इसको ना अपन बाद में पढ़ लेते हैं, अभी जो जो लिखा है वो देख लेंगे, उसको अलग से कैटेगरी बना करके उसको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है स्पॉन्जेस एंड सेलेंट्रेटा सर्कुलेट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दीज सब्सटेंसेस, राइट। तो स्पॉन्जेस और सेलेंट्रेटा बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है। जब एनिमल्स की इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले कौन से एनिमल्स आए थे, पॉरीफेरा एंड देन सेलेंट्रेटा, राइट। तो स्पॉन्जेस को ही पॉरीफेरा बोला जाता है। तो स्पॉन्जेस एंड सेलेंट्रेटा कैसे सर्कुलेट करती है वाटर, सराउंडिंग से अंदर लेती हैं और एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंसेस कर लेती हैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, वो सेलुलर है, उसकी जो है वो टिश्यू भी नहीं बनी है अभी तक, बस एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है स्पॉन्जेस। आप इमेजिन कर रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं, कि मैंने बोला है कि जब हम खाते हैं या फिर हमारे अंदर जो भी चीज़ें इनटेक हो रही हैं वो हमारे सेल्स को जाती हैं, ठीक है, हमारे सेल्स तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ द सेल्स हैं, बट नहीं, यहाँ अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, जिसकी पूरी बॉडी ही एक सेल में ही समाहित है, जो सेल है सेल इज इक्वल टू बॉडी, वन सेल इज इक्वल टू वन बॉडी, ऐसी है। तो आप ये सोचो कि वो अगर उसको कुछ चाहिए होगा सराउंडिंग से तो वो कैसे फैसिलिटेट करेगा, तो एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज, बॉडी के अंदर एक कैविटीज होती है, लाइक एक स्पेशियस कैविटीज होती हैं, मतलब वैसे खाली सा जगह होता है, ठीक है। जैसे कि अपने बॉडी की बात करते हैं, कैविटी समझने के लिए दो तरह की कैविटीज, एक थोरेसिक कैविटीज होती है, एक एब्डोमिनल कैविटीज होती है। तो एक जगह बना हुआ उसके अंदर सामान सब भरा हुआ है, सामान इन द सेंस ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। अगर थोरेसिक कैविटी की बात करी जाए तो वहाँ लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ हार्ट पड़े हुए हैं, जो उसको कवर कौन करता है, रिब केज कवर करता है। तो रिब केज ने एक जगह बना दी जिसके अंदर अपना हार्ट लंग्स ये सब सुरक्षित है। उसी तरह से अगर नीचे वाले पोर्शन की बात करी जाए तो एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है, वहाँ स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर, पैनक्रियाज ये सब चीज़ें बनी हुई है, कैविटीज़ होती हैं, मतलब ऐसे लाइक इस तरह की कैविटीज़ होती हैं, ऐसी कैविटीज़ होती हैं। इस तरह की एक कैविटीज़ होती हैं, ठीक है, ये कैविटीज़ हैं। तो इसके अंदर आकर के वो एक मिनट, ठीक। तो कैविटीज़ के अंदर चीज़ें आती हैं, फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, फिर वहाँ से एक्सक्रीट होकर के बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ वही चीज़ कह रहे हैं कि स्पॉन्जेज, एक सेकेंड, स्पॉन्जेज और सेलेंट्रेटा क्या करती है, स्पॉन्जेज और सेलेंट्रेटा क्या करती है,
circulate water from the surrounding through their body cavities to facilitate द एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब बॉडी कैविटीज के अंदर वो कहाँ से आती है, सराउंडिंग से लेती हैं, फिर वहीं से वो बाहर कर देती हैं, एक्सचेंज ऑफ दिस सब्सटेंसेस। तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ठीक है, तो इसका क्या था कि जो जो चाहिए वो डायरेक्ट सराउंडिंग से उठा के ला रहा है, और जो जो उसको नहीं चाहिए बाद में प्रोसेसिंग करके वो उसको बाहर फेंक रहा है। बट नहीं, अगर आप हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, कुछ भी आ जाएगा? हम पहले खाते हैं, फिर वो क्या होता है कि स्टोमक के अंदर जाता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाकर के उसकी डाइजेशन होती है, फिर वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाइज हैं, हाँ, और वहाँ पे जितने भी कैपिलरीज होती हैं उसकी वेन पेनिट्रेटेड होती है, वहाँ से वो डिफ्यूजन के थ्रू सारी चीज़ें अपने अंदर लेती हैं, फिर वहाँ से वो ब्लड की बनने की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो इतना सब कुछ हमारे अंदर सिस्टम दिया हुआ है। क्या होता अगर एक चीज़, अगर चावल को यहाँ लगना होता, चावल यहाँ से आता है यहाँ लग जाता, समझ रहे हो? तो वैसे तो नहीं होता ना। तो हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं, स्पेशल फ्लूइड है, स्पेशल फ्लूइड, इसी को अपन ने ब्लड वगैरह बोल दिया। ठीक है, a special fluid within their bodies to transport such materials. Blood is the most commonly used body fluid by most of the higher organism. ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं, अभी तक इतना का है। ठीक है, अब देखो, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो बाकी में जो भी होगा देखा जाएगा हर एक जगह पे, बट इन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लूइड। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो है सो ब्लड ही ऐसी फ्लूइड है जो कि हर चीज को ट्रांसपोर्टिंग कराएगा, ले जाएगा, ले आएगा, ऐसी चीजें कराएगी। ठीक है, another fluid called lymph also help in transport of certain substance। कुछ सब्सटेंस को ट्रैवल कराने के लिए, कुछ सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए और कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, लिम्फ की भी ज़रूरत होती है कभी कभी। ठीक है, तो वो लिम्फ की एक पूरी कंप्लीट डिटेल चर्चा होगी जहाँ होनी होगी। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड एंड द मैकेनिज्म ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हियर। ठीक है, तो यही चीज़ें थी, मैंने बताया ना आपको, फ्लूइड और क्या कहते हैं, लिम्फ। फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ के बारे में हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई होगी। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार हम इसको एनसीईआरटी का रेटिंग बाद में लगा लेंगे, जब तक हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सब कुछ साथ साथ चलता जाएगा। ठीक है, ओके जी, तो चलो इसको हम फिर से बाद में ले सकते हैं क्या साथ साथ, अभी इसको पूरा ले लेते हैं। एक सेकंड, ये क्या हो गया? मेरे को अभी थोड़ी वो सब समझ नहीं है इसकी बहुत बेहतर, इसीलिए कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। डोंट वरी गाइस। चलो इसको वहाँ से उठा लिया जाएगा। ठीक है, जो पढ़ेंगे अभी अपन इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, क्या क्या पढ़ रहे थे, क्या क्या देख रहे थे, हर एक चीज़। ठीक है, चल रही है पेन। ठीक है, पर होगा नहीं होगा।
अरे यार ये क्या होगा, इसका तो अलग है। वाइट बोर्ड इज द बेस्ट प्लेस। फिर ये ऊपर नहीं होगा, इसका करना क्या है यार। चलो एक काम करते हैं, इसको एक सेकंड, इसको कंप्लीट ले लेते हैं, जब जरूरत होगी। इसको अपने ने कंप्लीट ले लिया, इसको हटा दिया जाए क्या, इसको हटा देते हैं ना, इसको इसको हटा दिया। अब पूरा का पूरा बोर्ड नोट्स एक बार एनसीईआरटी फिर से पलटेंगे, सारी चीज़ें पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, ये नीचे भी होगी कि नहीं होगी, क्या हो गया यार, सेव एंड एग्जिट ये तो नहीं चलेगा क्या, इस पर नहीं लिख सकता। ये गड़बड़ हो गया यार। लगता है मुझे सेव हो गया यार, तो सेव हो गया, काम किया जाए एक सेकंड। चलो ठीक है, ये मान लो दूसरा पेज है। अब जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहाँ की बात हो गई, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या क्या हमारे पास में, तो चलो गाइस, ओके ओके ओके, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वी आर कंटिन्यू डूइंग the things what we have left for. Okay, so here is blood. अब हमें क्या पढ़नी है, ब्लड के बारे में पढ़नी है। थोड़ी ज़्यादा मोटी होगी हमारी ब्लड, कैसी मोटी होगी हमारी ब्लड। ओके जी, चलो यार, टेक्नोलॉजियाँ। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड। कंप्लीटली हम अब ब्लड पे फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसा है क्या, पेज भर जाता है फिर ये पेज देता है। चलो ब्लड, हाँ भाई, और यार क्या दिक्कत है इसको। ठीक है, तो हमारा मास्टर टेक्नोलॉजी में कमज़ोर है, कंटेंट में नहीं, डोंट वरी गाइस। चलो अब हमें क्या देखनी है, मैट्रिक्स। ठीक है, ब्लड की कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, घबराना मत। क्या है ये, मैट्रिक्स एंड कॉर्पस्कुल सेल्स। ठीक है, हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैट्रिक्स है और कॉर्पस्कुल सेल्स। ठीक है, तो भाई ब्लड है, ब्लड अगर हम एक ऐसे मतलब ब्लड की बात करी जाए, तो ब्लड जो है ना उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर फिर सेल्स होती है। अगर ब्लड एज ए टिश्यू हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ब्लड एज ए टिश्यू की बात कर रहा हूँ अभी। तो उसके अंदर मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत फ्लूइड मतलब खाली जगह, या फिर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा कह लो आप। ठीक है, जैसे कि सेल है, सेल के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है, साइटोप्लाज्म पर है। इसके अंदर बहुत सारी फिर चीज़ें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हाटएवर। तो ये जो स्पेस है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा बोलते हैं या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आगे देखा जाएगा क्या क्या। ठीक है, तो चल देखें, मैं ब्लैक कर लूँ। ओके, तो मैट्रिक्स के बारे में ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नोट भी करते चलेंगे अपना। ठीक है, ये जो है ना पूरी ब्लड अगर 100% है, तो मैट्रिक्स उसमें जो है वो कितना है, 55% है। 55% कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इज व्हाट, मैट्रिक्स, राइट। एंड इसी को अपन हम प्लाज्मा बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, इसी को प्लाज्मा बोल देते हैं।
और क्या कॉर्पसल्स की कहानी क्या है देखें ज़रा। तो कॉर्पसल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होगी। मैट्रिक्स तो यही है, मैंने देखा ना। अब जैसे कि सेल्स है तो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, व्हाटएवर, ये तो है ही। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट तो यही थे ना, इसी के बारे में तो हमको सब कुछ पढ़ना था। बाकी क्या साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, थोड़ा सा वहाँ डिफरेंसेस है, तो बाकी हमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, साइटोप्लाज्म पढ़ने होते हैं। तो साइटोप्लाज्म की नेचर तो एक जैसी है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बहस नहीं है, उसकी कुछ कुछ डेटास दिए हुए हैं वो सब याद रखनी। मेनली हमें इन कॉर्पसेस पे फोकस करना, राइट। तो चलो आइए देखते हैं, मज़ा तो आएगा ही। कॉर्पसल सेल्स जिसकी क्वांटिटी अपनी कितनी होती है पूरे ब्लड के अंदर, क्वांटिटी नहीं, एज अ परसेंटेज शेयर आप देखो। जैसे कि 55% प्लाज्मा था, तो कॉर्पसल्स कितने हो जाएंगे यहाँ कॉर्पसल्स हो जाएंगे 45%। 45% इज व्हाट कॉर्पसल सेल्स, ठीक है। अब कॉर्पसल सेल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइड करते हैं कॉर्पसल सेल्स को। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गया। आई एम श्योर आप सभी ने ये सब सारे नाम सुने होंगे पहले, बस इसकी डिटेल चर्चा हमें करनी है यहाँ पे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही सब तो मेन ब्लड है। ब्लड का जिसने भी सीबीसी काउंट कराया होगा, ब्लड काउंट कराया होगा, तो वहाँ होती है ना अपने रिपोर्ट्स को, न्यूट्रोफिल्स कितनी है और क्या कहते हैं मोनोसाइट्स कितने हैं, अपना हेमोग्लोबिन कितना है, क्या क्या प्लेटलेट्स कितने हैं। जब आपको डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है। तो इन सभी नामों से आप ऑफकोर्स वाकिफ़ होंगे, और कहीं ना कहीं इनकी जो साइंटिफिक नेम है, तो इसको टेक्निकली जो कहते हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या क्या है, एक सेकंड। हाँ, आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो साइट्स हैं ना भाई, साइट्स क्या है, साइट मतलब होता है सेल। बेसिकली जहाँ भी साइट्स आपको एज अ सफिक्स देखने को मिल जाए वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फिर हम सबकी अलग से फिर सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने क्या पढ़ा, ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हमारी कंपोजिशंस हैं उसमें मैट्रिक्स मोस्टली होती हैं 55%, और इसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। वॉट एवर द फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मोस्ट ऑफ द थिंग इन ब्लड इज मैट्रिक्स, एंड द 45% इज अ कॉर्पसल सेल्स, जो कि मेन रोल इसी का होता है। तो ठीक है, देखते हैं अभी हम क्या करने वाले हैं। अभी हमने इसकी कैटेगरीज देख ली, अब हम हर चीज़ देखने वाले हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पढ़ी जाए और किसमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी अपना एक अलग सा टॉपिक है मैट्रिक्स को लेकर के। मैट्रिक्स को अब हम मैट्रिक्स नहीं लिखने वाले हैं, अभी हम इसको प्लाज्मा लिखेंगे, ठीक है। जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था तभी हमने इसको मैट्रिक्स बोला था, अब इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। बेसिकली प्लाज्मा ही चलता है हर जगह, तो अपन देखने वाले हैं कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। पेन थोड़ा बड़ा कर लो, ओके। सो अपना टॉपिक है अब प्लाज्मा, ठीक है। क्या है, प्लाज्मा। तो जो मैंने बताया था ना, जैसे कि सेल है और सेल के अंदर 55% प्लाज्मा था। तो चलिए प्लाज्मा की जो भी चीज़ें हैं अपने पास राइट डाउन करना होगा। और देखिए प्लाज्मा क्या है, स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ये कलरलेस है, ठीक है। जिसकी कोई कलर नहीं होती है उसको स्ट्रॉ कलर बोल देते हैं। और ये थोड़ा सा ना गाढ़ा सा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस सा है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड है, ठीक है, विस्कस फ्लूइड है। भाई वाटर ही होता है, तो वाटर में क्या है कि उसके अंदर और भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना।
आपने पढ़ा होगा वाटर में आयरन की कमी है, कुछ और है, तो आयरन है, कुछ भी है, ये सब सारी चीज़ें किसके अंदर है, वाटर के अंदर ही है ना। तो अब हम बेसिकली वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लाज्मा ऐसे ही है, लिक्विड जैसा है, स्ट्रॉ कलर है, विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। और प्लाज्मा कंटेंस, अब देखो प्लाज्मा कंटेंस, मैं जो तभी से कह रहा था वाटर वाटर वाटर, वो क्या एक्चुअली प्लाज्मा कंटेंस 90 to 92%, 90 से 92% क्या है इसके अंदर, वाटर, ठीक है। ब्लड सेल्स जितने भी हैं उसको अपने ब्लड कॉर्पसेस बोल दिया, कॉर्पसल सेल्स बोल दिया, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कुछ आ गया। अब अपन जब प्लाज्मा की बात कर रहे हैं जो कि 55% ऑफ द ब्लड है, तो उसमें हमने देखा कि प्लाज्मा उस 55% का भी 90 to 90 से 92, मतलब 90 to 92% वाटर ही है। बाकी और क्या है, तो बाकी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो कि 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, और वो कितना अमाउंट में यहाँ प्रेजेंट होता है, 6 to 8% क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। ओके, अब देखते हैं वो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं। तो आइए यहाँ लगाते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, तो इसमें पहला टाइप्स कौन सा है, ये 4 तरह की अपने पास प्रोटीन्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 तरह के क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं, ठीक। हाँ, तो पहला जो प्रोटीन है वो क्या है, एल्बुमिन्स, ठीक है। ये 4 तरह के प्रोटीन्स हैं, हम हर एक चीज़ का फंक्शंस के साथ साथ उसको पढ़ने वाले हैं। जितना भी एनसीईआरटी में अपने पास है, मतलब बेसिकली नीट का जो सिलेबस होता है हम लोग कम्प्लीटली एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, और जो जहाँ पे लगता है कि पूछा जा सकता है या फिर पहले कुछ क्वेश्चन आए होते हैं तो उस चीज़ को साथ साथ ऐड करा दिया जाता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम साथ साथ ऐड भी करते चले जाएंगे, ठीक है। बट आपको ये होना चाहिए कि नोट्स जब पढ़ रहे हो ना, तो वो एक रेफरेंस होती है वो एनसीईआरटी से होती है। जब एनसीईआरटी की हर एक लाइन ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में लिखी होती है, नोट्स आपको क्या देता है, एक प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग देता है कि आप कैसे कैटेगरी वाइज उसको हर एक चीज़ क्लासीफाई कर करके डेटा के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में पढ़ें, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या था, प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रहे थे, तो एल्बुमिन्स, तो इसमें 4 तरह की प्रोटीन्स होती है। एक तो पहले एल्बुमिन्स होती हैं, फिर ग्लोबुलिन्स होती हैं, फिब्रोनेजन होती हैं, एंड प्रोथ्रोम्बिन होती हैं, ठीक है। तो एल्बुमिन्स का क्या काम है, एल्बुमिन्स प्रोटीन्स का क्या काम है, तो ये क्या है कि ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, सरफेस केमिस्ट्री, अब तो शायद सिलेबस में, हाँ हाँ, तो सिलेबस में नहीं है सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ कोलॉइड एक मिक्सचर होता था। जब आप मिक्सचर पढ़ते हो ना, तो कोलॉइड एक मिक्सचर होता है जो एक दूसरे के साथ ना ऐसे थोड़ा सा नॉन होमोजीनस टाइप मिक्सर्स होते हैं, ठीक है। तो वैसी चीज़ें होती हैं। तो कोलॉइड एक वर्ड आएगा अभी, तो इसमें लिखना है, हमें क्या लिखना है, एक सेकंड। तो इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है, ये क्या करती है, मेंटेन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का क्या मतलब है, तो देखें कि जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक टाइप का जो वर्ड होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कि जैसे कि पानी के अंदर आप कितनी शुगर मिला रहे हो, है ना, तो कम मिलाओगे तो वो डाइल्यूटेड रह जाएगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा, जितना ज़्यादा मिलाते जाते हो वो उतना कंसनट्रेटेड होता जाता है। तो वहाँ एक प्रेशर बिल्डअप होता है उस पानी और उस मिक्सर के अंदर। तो वो जो मिक्सर है ना, उसी काइंड ऑफ सब्सटेंस जो है सब ना ब्लड को बोला गया है। और ये कोलॉइडल पर अभी डिस्कशन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बात की चीज़ें हैं, कोलॉइडल को आपको ढंग से पढ़ना होगा। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये याद रखेंगे कि ब्लड जो है सो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो मतलब इसमें कोलॉइडल क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ये, जिस ब्लड के लिए रेफर किया गया है। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो ब्लड इज ऑल्सो सॉल्यूशन, ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना,
तो क्या है, ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन। अब चूंकि जो भी फ्लूइड है ना अपने पास, जो भी फ्लूइड है, फ्लूइड के अगर फ्लूइड में ना वाटर और हवा दोनों ही आती है, गैस भी फ्लूइड है, ठीक है, और वाटर भी फ्लूइड है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे ना, वो प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है, और उसकी जो मेजरमेंट भी होती है ना, वो प्रेशर में ही होती है। तो उस प्रेशर को बैलेंस रखना, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस रखना, ठीक है, उस कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, कि मान लिया जाए कि अगर ये जो आपने परसेंटेज अभी देखा कि प्रोटीन 6 to 8% है, और इसमें पानी है 90 to 92%। अगर ये सारा समीकरण, ये इक्वेशन बिगड़ जाए, इसकी जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, फिर हमारी ब्लड जो है उतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी जिस चीज़ के लिए ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो फंक्शन ब्लड हमारा कर रहा है। तो इसमें जितने भी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस का काम है ना, वो किसका, एल्बुमिन्स का है। तो बस एनसीईआरटी में इतनी लिखी हुई है, हमें ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड जहाँ भी आ जाए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप याद रखेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको एल्बुमिन टिक करना। तो एल्बुमिन तो एक प्रोटीन का नाम है, और उस प्रोटीन का काम क्या है, ब्लड कोलोइडल जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बना के रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन एक कंप्लीट जो है ना अपना टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, जब आप सॉल्यूशन पढ़ते हो तो पार्शियल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब भी लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बताया जाता है। वैसे मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता, IC/I आप लोग पढ़ेंगे, IC/ICRT साइड में आप नोट कर सकते हो। ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें कॉन्सेंट्रेशन C हो जाता है मोलैरिटी के टर्म में, R एक कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, तो सब मिलाकर के ये प्रेशर बनता है, ठीक है। तो चूंकि ब्लड क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होती है, और उसको मेंटेन करने का काम क्या है, एल्बुमिन का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बस इतना ही जानना है। तो वी मस्ट नॉट go in detail about this, okay, otherwise we will get confused। so अब अगला प्रोटीन्स का नाम देखते हैं क्या है। अगला प्रोटीन कौन सा है, अगला प्रोटीन है अपने पास ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो 6 to 8% प्रोटीन है ना, उसी के बारे में अभी हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, एल्बुमिन्स का क्या काम है, जो ब्लड एक कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करके रखना, ठीक है, वो काम किसका, एल्बुमिन्स का। अब देखते हैं ग्लोबुलिन्स क्या काम करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, एक्ट एज अ एंटीबॉडी में बी अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह की जो है ना वो एंटीबॉडी होती है, तो उसकी तरह कौन काम करता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन काम करता है, ठीक है। अब एंटीबॉडी क्या होता है, ये अगेन एक अलग चीज़ है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा 3 तरह की आपको एंटीबॉडी पढ़नी है आगे चल करके। अभी एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया हुआ है कि ग्लोबुलिन्स इज वर्क एक्ट एज अ एंटीबॉडी प्रोटीन, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना इम्यून सिस्टम क्या होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें समझा सकता हूँ, और ये सही जगह भी है इसी को बताने का। एंटीबॉडी क्या होता है, हमारे अंदर इम्यून है, हम सभी को कभी ना कभी कोल्ड हुई होगी, फीवर आया होगा, और वो फिर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम की वजह से वो अपने आप ठीक हो जाती है, कभी बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है हमारे ब्लड के अंदर ही तो होता है। इन्फेक्शन कहीं भी जाकर के फाइनली वो ब्लड पे ही करेगा, ठीक है। तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो ब्लड के अंदर कोई लड़ने वाला भी तो चाहिए, ब्लड के अंदर क्या चाहिए, कोई लड़ने वाला चाहिए। तो वो जो लड़ने वाला है ना, वो क्या है, एंटीबॉडी के फॉर्म में है। तो वो एंटीजन आया, और उसके लिए जो है ना बाद में, अगर अभी कॉर्पसल्स की बात करेंगे, ये जो सेल्स है इसमें आरबीसी जब पढ़ेंगे ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, तो वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंटीबॉडी बनाता कौन है, ठीक है। तो वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये याद रखना है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग जो करता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
ग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है। वो कैसे रिस्पॉन्स कैसे करती है हमारी बॉडी? कोई एंटीजन आया, ठीक है, एक जैसे कि आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन आता है, वो चूंकि अब सब फिर सारी चीज़ें आपको आरबीसी पता नहीं है, तो ये सब चीज़ें अभी डिस्कशन करना ठीक नहीं है। मतलब हर चीज़ वो हो जाएगी। बायोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है ना, आप इंटरलिंक करके नहीं पढ़ोगे, क्योंकि हमारी बॉडी कोई एक ऐसी सिस्टम नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स, आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो अपने आप इंडिपेंडेंटली काम कर ले विदाउट एनी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद एनी अदर सिस्टम, राइट। तो अभी इस पॉइंट पे अगर मैं ये कह दूं कि इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करती है, फिर वो कैसे कैसे हुआ, तो सारा चीज़ें वो हो जाएगी। तो हर एक चीज़ के लिए ना एक इंटरडिपेंडेंसी बनी होती है। तो एंटीबॉडी जैसे कि इम्यून हुआ, तो इम्यून कैसे करेगा? ये आरबीसी के सरफेस है, इसके अंदर एक एंटीजन आकर के इस पे अटैक करता है। फिर ये जो बॉडी है हमारी, जो आरबीसी है, ठीक है, इसके वो क्या करता है यहाँ से, और ये जो, हाँ, ये तो आरबीसी पे अटैक होता है, एंटीजन अटैक करता है आरबीसी पे। अब आरबीसी जो है सो किसका पार्ट है? कॉर्पसल्स और सेल्स का पार्ट है। लेकिन इसका रिस्पॉन्ड कौन करता है? ठीक है, रिस्पॉन्ड कौन करता है? तो एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। अभी हम यहीं तो पढ़ रहे थे भाई, ब्लड क्या पढ़ रहे थे, ब्लड के अंदर प्लाज्मा और सेल्स पढ़ रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम में आरबीसी पे अटैक होता है। ये अपने पास क्या है? आरबीसी है, राइट। और आरबीसी पे ये कौन अटैक करके? एंटीजन। एंटीजन इज नथिंग, just a bacterial infection, whatever the pathogens enter into our body and causes infection is known as the antigen. The bacteria, virus, or whatever, any other organism, microorganism which infect in our body, है ना, and cause disease is known as the antigen. तो एंटीजन कोई आकर के आरबीसी पे अटैक करता है, ठीक है। तो उसके लिए ये तो है तो सब कुछ ब्लड का ही पार्ट। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया? कॉर्पसल्स का पार्ट हो गया, तो इसमें आरबीसी आ गया। अब इसको मारेगा कौन? एंटीजन तो आ गया। अब एंटीबॉडी बनता कहाँ है? तो एंटीबॉडी बनता है अपने अंदर प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। ये प्लाज्मा के अंदर क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया, एंटीबॉडी बन गया। फिर ये इसके साथ लड़ाई करता है, और इसकी प्रॉपर कंप्लीट डिटेल इसी चैप्टर में आपको हम पढ़ाने वाले हैं, इम्यून सिस्टम में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ जाकर के कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ चैप्टर से रिलेटेड है। तो आगे हम लोग देख लेंगे। फिर वो ह्यूमन हेल्थ, हाँ सॉरी नहीं, इस चैप्टर में नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में चैप्टर है इम्यूनिटी, वहाँ हर चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा हो गया, ये आरबीसी हो गया। तो आरबीसी में एंटीजन आया, और प्लाज्मा कैसे रिस्पॉन्ड करती है? एंटीबॉडी बना के रिस्पॉन्ड करती है। तो उसी एंटीबॉडी में 3 पार्ट है, 3 तरह की एंटीबॉडी होती है। अगेन रिपीट, इस एंटीबॉडी की जो है सो 3 वैरायटी होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो 3 जो एंटीबॉडी है ना, उन सबको कंट्रोल कौन करती है? अगेन ग्लोबुलिन प्रोटीन करती है, ठीक है। अभी हम लोग कितना इसमें डाइव कर गए, बट इतनी अभी ज़रूरत नहीं थी। अभी जस्ट आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था कि बस यही याद रखना है कि हम पढ़ क्या रहे थे। प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में हमने ग्लोबुलिन्स पढ़ा, सॉरी एल्बुमिन्स पढ़ा। एल्बुमिन्स का काम क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। एंड देन हमने ग्लोबुलिन्स पढ़ा, वो क्या करता है? एंटीबॉडी करता है, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर आपने सुना होगा एंटीबॉडी बनाता है, तो वही एंटीबॉडी का बनाने का काम किसका है? ग्लोबुलिन्स का काम है। और कितने तरह के एंटीबॉडी? अल्फा बीटा गामा। हालांकि ये अल्फा बीटा गामा एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, जो कि आपको फाइनली कहीं ना कहीं पढ़ना ही है, तो मैंने यहाँ आपको ये मेंशन करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे नंबर के प्रोटीन से, ठीक है। तीसरे नंबर के प्रोटीन पे चलते हैं, और तीसरे नंबर के प्रोटीन का नाम क्या है ये देखते हैं, ओके। तीसरा नंबर का प्रोटीन है जिसको बोलते हैं फिब्रिनोजन। कौन सा जन? फिब्रिनोजन, ओके। हाँ भाई, तो आपने सभी ने एक्सपीरियंस करा होगा कि कभी कट लग जाती है, तो क्या ये कंप्लीट ब्लीडिंग चलती रहती है या फिर ठीक भी हो जाती है ना? कभी ना कभी जाकर तो ब्लीडिंग रुकती है। तो कैसे रुक गया भाई? ब्लड फ्लो हो रही थी, कहीं हमारा वेन पंचर होता है, वेन नहीं, क्या कहते हैं उसको, कैपिलरीज पंचर होती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसी जगहों पे। तो वहाँ क्या होती है कि ब्लीडिंग लगातार तो नहीं होती रहती है, ब्लीडिंग को रोकने का भी तो एक मैकेनिज्म होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें उस जो रोकने की प्रोसेस है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। और उस क्लॉटिंग प्रोसेस में जो मेन अपना हीरो है ना, उसको कैसे रोकना है, उसमें क्या क्या
हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, सारी चीज़ें हैं, वो एक कंप्लीट एज कैस्केड प्रोसेस है वो, ठीक है। और सभी की मल्टीपल इफेक्ट्स होती हैं वहाँ, इसके वजह से ये होता है, ये काम करता है, फिर ये किसी और को एक्टिवेट करता है, फिर कुछ और होता है। तो ऐसे वो कंप्लीट एक कैस्केड प्रोसेस है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर आप मतलब 11th-12th में नीट के लिए पढ़ रहे हो तो उसकी बस एक 2-3 लाइन दी हुई हैं, बट आप जब ग्रेजुएशन में या फिर आगे जाके पढ़ते हो तो कंप्लीट ए से जेड तक उसकी एक पूरी सीरीज है, ठीक है। और सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, आपको समझ में आएगी या एक चीज़ यहाँ फंक्शन कर रही है वो किसी और को रेगुलेट कर रही है, फिर वो और फंक्शन कर रही है वो फिर किसी और को रेगुलेट करता है। तो इसी को बोलते हैं अपन कैस्केड प्रोसेस, मतलब इंटरलिंक्ड प्रोसेस होती है, उसकी इफेक्ट जो है मल्टी डायरेक्शनल होती है, मल्टी इफेक्ट होते हैं उस पर। तो ठीक है, तो वो हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, क्लॉटिंग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक ही आने वाला है। तो उस क्लॉटिंग में मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेन हीरो होता है अपना प्रोटीन, वो कौन सा है? फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन इज एन इनएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। वो फिब्रिनोजन जो है सो फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के फिर से वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। लाइक मैं अगर बताऊं, अगर ये ब्लडिंग हो रही है अपनी, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है ये फ्लो कब रुकेगी? जब इसकी आप सीलिंग करोगे, ठीक है। सीलिंग मतलब इसको सील्ड कर दोगे, आप जो वेन को पंचर करा था ना आपने, है ना, तो उसको सील कर दोगे। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, उसी को कहते हैं क्लॉटिंग। तो उस क्लॉटिंग में ऐसे ऐसे एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर वो उसको इतना बड़ा कर देता है कि वो इसे पास ना कर पाए, ठीक है। छोटी रहेगी, मॉलिक्यूल छोटे रहेंगे तभी तो पास करेंगे, है ना। अगर उसको हमने बड़ा कर दिया तो वो पास नहीं हो पाता। तो एक ये कंप्लीट नेटवर्क बना लेता है, जिसके वजह से हमारा जो है सब ब्लीडिंग रुक जाता है। तो दिस इज कंप्लीट clotting process, okay. But we right now we just have to know about the proteins involved in the clotting factor, okay. So that factor is that protein is a fibrinogen. तो अभी मैं बस ये लिखूंगा कि fibrinogen involved in blood clotting, किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। और ये हमने 4 तरह की हमें पढ़नी है प्लाज्मा प्रोटीन, 4 तरह की। हालांकि एनसीईआरटी शायद 3 ही बताती है, एनसीईआरटी शायद 3 ही बताती है, हाँ ठीक है। हमारे पास डेटा में इसमें 4 चीज़ें हैं, मैं वो भी लिखा दूंगा। बट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग तो हमने 3 मेजरली पढ़ा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। तो इन तीनों में ना सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है, ये डेटा चीज़ है, उसको आपको याद रखना है। लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो क्या है? फिब्रिनोजन है भाई, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, ठीक है? फिब्रिनोजन आया कहाँ से? अगर इसकी ओरिजिन की बात करी जाए तो ये प्रोड्यूस्ड होता है लीवर में। ये सब अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए बाय द एंड ऑफ चैप्टर कि कौन सी चीज़ एनसीईआरटी में है, कौन सी चीज़ एनसीईआरटी से नहीं है। तो उस पर आपको थोड़ा कम फोकस करना होता है। मेजरली क्वेश्चन जो आते हैं सब आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं। आजकल थोड़ा सा 2025 ने ट्रेंड बदल दिया है और बहुत सरप्राइजिंग कर दिया है, कभी कभी आपको सरप्राइज कर सकता है, बट स्टिल वी जस्ट हैव टू फोकस मेजरली ऑन एनसीईआरटी। और जो चीज़ें थोड़ी सी रिलेटेड होंगी वो बता दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ें कब पूछी गई थी या फिर किसकी पूछने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो मेन मेजरली 3 ही है, एक और मैं नाम लिख देता हूँ, बस नाम लिखना है, उसके बारे में कुछ अभी बताना नहीं है, ठीक है। साथ ही अगर प्रोटीन्स को आप देखोगे तो वो है प्रोथ्रोम्बिन। अगेन इसका भी काम क्लॉटिंग में ही है, प्रोथ्रोम्बिन। और ये जो है ना, है तो प्रोटीन, बट ये भी फिर वही उसी कैस्केड प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। फिब्रिन बनाता है, फिर उसको प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज को फिर थ्रोम्बिन में प्रोथ्रोम्बिन जो है सो फिर से थ्रोम्बिन में बदल जाता है। एक्चुअली लास्ट में फिर थ्रोम्बिन आकर के उस पर एक्ट करता है। वो सब बात की चीज़ें, अपन सब कुछ पढ़ने वाले हैं बाद में। तो अभी मैं एक बार आपको जस्ट रिकैप करा देता हूँ कि अभी मैंने क्या पढ़ा हमने। तो एक तो ब्लड हो गया, ठीक है। ब्लड के अंदर मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स 55% है। सब कुछ साथ साथ बोलते चलेंगे, मन जहाँ भी पढ़ रहा हो तो चीज़ें रिकैप हो जाएंगी। मैट्रिक्स है 55% और कॉर्पसल सेल्स कितनी है 45%। तो 45% में क्या क्या आ गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ गया। इन तीनों का नाम याद रखना है, इन तीनों का क्या याद रखना है, नाम याद रखना है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी से हमारा काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। जस्ट आरबीसी बोलकर, आरबीसी का एक नेम है एरिथ्रोसाइट। अब उसमें भी देखा जाएगा कि एरिथ्रो क्या है, साइट क्या है, ल्यूकोसाइट से तो ल्यूको क्या है, साइट्स क्या है, हर चीज़ का मतलब है,
ठीक है, बायो में कभी भी जो आप ना नाम को ऐसे तोड़ोगे ना तो हर चीज़ आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो आरबीसी में एरिथ्रोसाइट है। अब मैं यही भी बता देता हूँ आपको कि एरिथ्रोसाइट क्या है। एरिथ्रो से रेड होता है और साइट से सेल होता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है आरबीसी है, नाम में ही रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलो, रेड ब्लड सेल्स बोलो। तो एरिथ्रो मतलब रेड है, तो एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी है वो रेड कलर की होगी। अब डब्ल्यूबीसी में ल्यूको क्या है और साइट्स क्या है। ल्यूकोसाइट्स उसको बोलते हैं, ल्यूको मतलब होती है कलरलेस या फिर वाइट, साइड मीन्स अगेन सेल। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, ये जो है थ्रोम्बिन का चीज़ है, वो प्रोटीन जो अभी हमने पढ़ा था ना, थ्रोम्बोकाइनेज, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन, तो वो प्रोथ्रोम्बिन बनाने वाले सेल्स हैं वो। ठीक है, तो ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर बोल दो, मतलब कलरलेस ही समझ लो। ठीक है, और ये विस्कस फ्लूइड होती हैं और प्लाज्मा कंटेंस 90 to 92%। ये है याद रखने वाली चीज़ें जिसको आप आई होप याद रखें। ठीक है, 90 to 92% बहुत बार सवाल आता है, हर बार आपको टेस्ट में ये सब आएगा। प्रोटीन 6 to 8%। ठीक है, ओके जी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा, कौन सा पढ़ा, एल्बुमिन्स पढ़ा। तो एल्बुमिन्स का काम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे जो ब्लड कोलॉइडल देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, दैट्स इट, और इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक प्रेशर होती है, लाइक और दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उस चीज़ को बैलेंस रखने का काम किसका है, एल्बुमिन्स का है। अगेन आपने दूसरा पढ़ा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या है, एंटीबॉडी बनाती है हमारे अंदर। कोई भी इन्फेक्शंस होते हैं तो एंटीजन अटैक करता है, तो एंटीजन अटैक किस पे करता है, आरबीसी पे, जो कि एक प्रोसेस है। और उसको डिफेंड करने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है, दैट इज नोन एज ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद फिर फिब्रोनोजन हमने पढ़ा, इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये कौन सी है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। हालांकि ये चीज़ शायद लिखी नहीं हुई एनसीईआरटी में, बट आपको मेजरली क्या फोकस करना है, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब चौथा हो गया प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अभी प्लाज्मा खत्म नहीं हुआ गाइस, प्लाज्मा में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अपन देख रहे हैं साथ साथ। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स मैं लिखा देता हूँ और छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करते हैं अभी। तो एक चीज़ तो ऐसा है, पॉइंट के फॉर्म में लिखा देता हूँ, नोट्स लिख लो ऐसे करके। ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है चीज़ें। तो प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लाइक हमने क्या पढ़ा, रिकॉर्ड करो। प्लाज्मा में हमने पढ़ा कि वाटर होती है 90 to 92% और 6 to 8% क्या होती है, 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। तो क्या 100 पूरा हो गया, नहीं, ये ऑलमोस्ट 96 to 98 के अराउंड आता है। ठीक है, तो 96 to 98 के अराउंड तो ये आता है। बाकी चीज़ क्या करें, ठीक है, 1-2% कुछ और भी चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ हम लिखने वाले हैं यहाँ पे क्या क्या होती हैं। तो प्लाज्मा कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एटसेट्रा। ये कुछ कुछ मिनरल्स होती हैं जो भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और हर एक चीज़ का काम है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैल्शियम का, सोडियम का, मैग्नीशियम का बहुत काम आता है। ठीक है, कैल्शियम तो शायद इसमें क्लॉटिंग में भी काम आ जाएगा। सोडियम क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में बहुत रोल प्ले करता है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो भर भर के भाई, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम, शायद पोटेशियम भी होनी चाहिए। एनसीईआरटी का डेटा एक बार चेक कर लेंगे जब रीडिंग लगाएंगे तो। ठीक है, और कार्बोनेट होती हैं, कार्बोनेट का भी अगर बहुत अच्छा रोल है, क्लोरीन है, सबका रोल है। ठीक है, और वो एक चीज़ पढ़ाई जाती है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट ये पढ़ाई जाती है। ठीक है, वो हमारे मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, अभी बस आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा के अंदर जो 2% बचे थे ना, उस 2% में क्या क्या आ गया, मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोकार्बोनेट और क्लोरीन। ठीक है, और एक और पॉइंट है, प्लाज्मा कंटेन plasma contains glucose
amino acid and minerals, fatty acid also in transit form मतलब बहुत छोटे से अमाउंट में, ठीक है। they are being carried by the plasma from one place to another, ठीक। ये दो पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें मेजरली क्या आ गया मैं बता देता हूँ एक बार। एक सेकंड गाइस, स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होती हैं लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, CO3 माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा। और प्लाज्मा कंटेंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, फैटी एसिड also in transit form they are also being carried by the plasma from one place to another। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ का काम है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, है ना। ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, अगर ब्लड में नहीं है तो बताओ। अमीनो एसिड है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स में तो वही है सब आगे, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम तुमने दिखाई दिया। फैटी एसिड्स है, ठीक है, अगर फैट बढ़ता है तो वो सब चीज़ें भी ब्लड में दिखती हैं। फैटी एसिड जो है ना एक्चुअली ट्रांजिट फॉर्म में रहती हैं, तो फैटी एसिड के बारे में ये चीज़ें हैं, बहुत कम अमाउंट में होती हैं, उसकी कहीं यूज़ होगी आगे देख लेंगे। और ये जो है सब कैरी होती हैं, है ना, कैरी होती रहती है वन प्लेस टू अनदर इन द ब्लड बाय द प्लाज्मा, राइट। और एक ये चीज़ें यहाँ जो है ना, तो अपना प्लाज्मा ख़त्म होता है, ठीक है, प्लाज्मा यहाँ ख़त्म होता है, जो अपन सारी चीज़ें प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो है सो अगला चैप्टर अपना होगा, अगला चैप्टर होगा ब्लड कॉर्पोसल्स, ठीक है, ब्लड कॉर्पोसल्स, उसके अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट्स देखेंगे। उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, जो कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके टेस्ट में भी आएगा और आपके नीट में भी कई बार आ चुका है। सो दैट पॉइंट इज, अभी आप इसको बहुत अच्छे से स्टार लगा के एक टॉपिक बना के मेरे साथ, ठीक है, ठीक है जी। चलो मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख देता हूँ। दैट इज, आप सबने नाम सुना होगा, सबने नाम सुना होगा भाई, क्या है ये, है सीरम, सीरम, ठीक है। अब सीरम वो नहीं है जो आप सभी सोच रहे होंगे बाल में लगाने वाला। यहाँ सीरम जो है ना, वो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। हमने प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर क्या पढ़ा था, इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर क्या पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा था, फिब्रिनोजन पढ़ा था। प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़ा था, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। क्या हो अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर अगर क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम होती हैं। तो सीरम को प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर नहीं होगा तो उसको हमने सीरम कहती है, नहीं। उस कंप्लीट प्लाज्मा में से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दो तो उस पूरे टर्म को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ उसको। प्लाज्मा है, एक सेकंड, प्लाज्मा है, इसके अंदर आ गया वाटर आ गया, ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स आ गए, ठीक है, प्रोटीन्स में एल्बुमिन्स आ गए, ठीक है, ग्लोब्यूलिन्स आ गए, और तीसरा फिब्रिनोजन आ गए, फिब्रिनोजन आ गए। तो अगर फिब्रिनोजन ना हो, ये सारी चीज़ें हों, और एक कौन सा ना हो,
फिब्रिनोजन यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अगर इस तरीके का कुछ चीज़ अगर आ जाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीरम। तो इसको अगर अपन, ये तो आप ऐसे ध्यान रखना एक टेबलो फॉर्म में, बाकी इसको जो क्वेश्चन पूछता है ना इससे, वो इस तरीके से पूछता है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर is known as प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हर चीज़ होगा प्लाज्मा के अंदर, और इसमें ध्यान रखना ये पूरी ब्लड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जस्ट प्लाज्मा के अंदर हमने पहले से ये डिवीज़न हमेशा क्लियर माइंड में रखना कि ब्लड को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, दो अगर जब हम कंपोनेंट पढ़ने आते हैं तो, ठीक है। ब्लड जैसा कुछ और है वो लिम्फ है, उसकी चर्चा बाद में होगी। अगर हम जस्ट ब्लड पढ़ने आ रहे हैं तो ब्लड की जो कंपोनेंट्स होती है उसको हमने दो तरीके से डिवाइड करा। एक तो ब्लड कॉर्पसल्स है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आ जाएगा। दूसरा क्या है, प्लाज्मा है, जो हमारे अंदर ब्लड में क्या है, पानी ही तो है मोस्टली, और उसके अंदर वो रेड है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे टेस्ट में पता चलता है, ठीक है। तो सब कुछ है ना ब्लड के अंदर। तो जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें क्या है, वाटर है, उसके साथ एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स है, ठीक है। तो इन प्रोटीन्स में सब कुछ होगा, बस फिब्रिनोजन नहीं होगा जो कि क्लॉटिंग फैक्टर था। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, सीरम कहलाएंगी, ठीक है। सीरम का एक टेस्ट भी होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाता है, क्योंकि अब इसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है कि सीरम चीज़ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरी था फिब्रिनोजन को हटाने का, क्या ज़रूरी था ये क्या कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर को हटा के कुछ एक ऐसा टर्म बनाने का, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया एल्बुमिन्स हटा के उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबुलिन्स हटा के क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर को हटाने का एक खास वजह ये होता है कि जब हम सीरम टेस्ट होता है, जब कुछ चीज़ आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा कि सीरम की टेस्ट होती है ना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट करी जाते हैं, उतना हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं जानना। बट उसमें क्या है ना कि अगर मान लो आप क्लॉटिंग फैक्टर क्यों रख रहे हो, अगर आपको ब्लड देना ही था, ठीक है, जब आपको ब्लड देना ही था टेस्ट के लिए, तो उसी हाँ, दो चीज़ याद रखनी, हमारे अंदर जब कट लगती है, हमारे बॉडी में जब कट लगती है और ब्लड का फ्लो होता है तो वो अपने आप रुक जाता है कुछ देर बाद, या टैबलेट लगाते हो या कुछ भी लगाते हो, नहीं भी लगाते हो थोड़ी देर बाद वो ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लॉटिंग फैक्टर था जो कि उसको बहने से रोक रहा था। क्या हो अगर ब्लड को हम निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो सारा का सारा क्लॉट हो गया, सारा का सारा थक्का बन गया, सारा का सारा जम गया, हम तो उस फ्लूइड की स्टडी करने वाले थे ना लेबोरेटरी के अंदर, हम तो उसके अंदर सारी चीज़ें पता करने वाले थे ना कि क्या है, कहाँ क्या दिक्कत है, नहीं है। तो जब सीरम की जब हमें ज़रूरत होती है तो वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि वो क्लॉट ना करे, वो लिक्विड फॉर्म में, उस फॉर्म में रहे, वो फ्लोएबल रहे कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस फॉर्म में रहे। तो उसमें से हम क्या करते हैं, निकालते तो सब कुछ है, पूरा का पूरा ब्लड निकालते हैं, लेकिन जब वो टेस्ट में जाता है तो उसके अंदर कुछ एक ऐसा केमिकल्स मिला दिया जाता है जिसको हम आगे चल के भी देखेंगे, सारी चीज़ें हैं, हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। तो हेपारिन होती है एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, जिससे कि वो उसका थक्का ना बनने देगा, उसको जमने नहीं देगा, वो उसको लिक्विड फॉर्म में रहने देगा, तब तो हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देना, क्लॉटिंग फैक्टर था कौन सा था, फिब्रिनोजन, उस क्लॉटिंग फैक्टर को हमने हटा दिया, क्या कुछ डाल के, हेपारिन डाल के या फिर कुछ और डाल के, ठीक है। बहुत सारे बाजार में अवेलेबल होते हैं केमिकल्स, हमारे अंदर भी बनती है, वो सब चीज़ें भी हैं। तो हेपारिन, हिस्टामिन, ये सब चीज़ें जो है सो एंटी क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं, तो उसको हमने डाल दिया। उससे क्या हो गया, हमारा फिब्रिनोजन न्यूट्रलाइज हो गया, फिब्रिनोजन अब रहा ही नहीं। तो उस चीज़ को जो ब्लड सैंपल लेता है ना, एक्चुअली सैंपल तो हमारा ब्लड का लिया जाता है, लेकिन टेस्ट हमारे सीरम का होता है, तो इसलिए ये सीरम चीज़ इतना इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसके बहुत सारे मतलब डिटेक्शन जब भी हमारा जो है ना सीरम टेस्ट होता है, एक्चुअली जो भी ब्लड टेस्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सारे सीरम टेस्ट ही हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसको हेपारिन डालना ही है, उसके अंदर हिस्टामिन डालना ही है, उस फिब्रिनोजन को न्यूट्रलाइज करना ही है। तो अब देखो आप, सब कुछ है, ठीक है। उस प्लाज्मा के अंदर उस प्लाज्मा के अंदर अगर फिब्रिनोजन नहीं है, अगर फिब्रिनोजन नहीं है तो उसको क्या कह देंगे, सॉरी उस प्लाज्मा के अंदर अगर फिब्रिनोजन नहीं है तो उसको हम क्या बोल देंगे, पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज सीरम।
तो बस यहीं तक है आज का, ठीक है। आई थिंक ये 69 मिनट का हो गया, अब इसको फिनिश करते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता ही होगा। अब जैसे कि प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो अब हम कॉर्पसल्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब पढ़ाई होगी आगे, ठीक है। तो अब इसको यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।